नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अशोका वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इसमें मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके बाद एडिशन रिएक्शन के बारे में बताऊँगा। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशंस को लिखने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम केमिकल इक्वेशंस को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे यदि उस किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है, उसका प्रत्येक मॉलिक्यूल्स या प्रत्येक एटम्स जिस फेज में रहता है उस फेज को लिख दिया जाता है। यदि वो सॉलिड है तो उसके लिए एस का यूज किया जाता है। यदि वो लिक्विड है, सॉलिड के लिए यूज करते हैं एस का, लिक्विड के लिए यूज किया जाता है ए क्यू। ए क्यू का फुल तो यहाँ पर हो जाएगा एक्वस। गैस के लिए या तो जी का यूज करते हैं या आप उसके लिए यहाँ पर एक इस तरह से उड़ते हुए तीर का निशान दे सकते हैं। इसके बाद प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट के लिए या तो आप पीटी यूज कर दीजिए, या पीटी यूज करने के साथ साथ पीटी यूज नहीं करते हैं तो उसके साथ साथ एक एरो बना दीजिए जो नीचे की ओर डायरेक्शन हो उसका। गैस यानी कि ऊपर की ओर, और प्रिसिपिटेट यानी नीचे की ओर। यदि कहीं पर हीट होता है तो हीट के लिए आप डेल्टा सिंबल का यूज कीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट की ज़रूरत हो, या किसी रिएक्शंस में ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन होने के बाद हीट का इवोल्यूशन हो। तो ऑन दी बेसिस ऑफ हीट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। तो अब हेडिंग डालेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कॉपी के दूसरे पार्ट में लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो होने के बाद यदि हीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हीट निकलता है, उसमें जो उत्पत्ति होती है, तब उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, यदि किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है तब उस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक में लिखेंगे इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड, और एंडोथर्मिक में लिखेंगे इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का ऑब्जर्वेशन होता है। यानी यदि रिएक्शन हो जाएगा तो इसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, इसमें हीट निकलेगा, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूँगा फोटोसिंथेसिस का। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया ही था। यहाँ पर जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है
तो CO2 और H2O बनता है और उसके साथ साथ हीट रिलीज होता है। और मीथेन अपने नेचुरल फॉर्म में गैसियस रहता है, इसलिए यहाँ पर जी लिखेंगे। ऑक्सीजन भी गैस रहता है इसलिए जी लिखेंगे। CO2 रहता है गैसियस फॉर्म में, और ये तो वाटर है, ये रहता है एक्वस फॉर्म में। और यहाँ पर है हीट, हीट के लिए हम डेल्टा का भी सिंबल यूज कर सकते हैं। इस तरह के तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें भी रिएक्शंस होने के बाद प्रोडक्ट के साइड में यदि हीट की उत्पत्ति होता है तब उसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वही एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हीट का ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। जब तक हीट नहीं देंगे तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है AClO3, यदि पोटेशियम क्लोरेट को थोड़ा सा गर्म किया जाता है तब ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो तीर के ऊपर भी आप हीट का सिंबल दे सकते हैं। कहीं पर भी तीर के ऊपर यदि हीट का डेल्टा का सिंबल लिखा गया हो तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसको जलाया जा रहा है या इसको थोड़ा सा हीट दिया जा रहा है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन होगा, ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब थोड़ा सा हीट दिया जाता है, तीर के ऊपर यहाँ पर डेल्टा का सिंबल लिखा हुआ है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जा रहा है, तब यहाँ पर KCl और O2 बनता है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट होता है COCO3, जब इसको हीट दिया जाता है, यानी कि COCO3 में एरो के ऊपर यदि डेल्टा का सिंबल लिखा हो तब ये दो भागों में ब्रेक हो जाता है, COO प्लस CO2। अब यहाँ पर COO और ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये CO2 है। CaCO3 ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होता है, CO2 होता है गैस फॉर्म में। तो ये हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जामिनेशन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरह से आप कॉलम बना करके लिखेंगे, और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेज है। और यहाँ पर कुछ आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व्ड होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होता है। हीट का इवॉल्वेशन होना ये एनसीईआरटी कीवर्ड है, और हीट का ऑब्जर्वेशन होना, ऑब्जर्व होना, ये भी एनसीईआरटी का कीवर्ड है। यदि आप एनसीईआरटी का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उससे पूरा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ और रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कम्बाइनेशन रिएक्शन भी होता है, कम्बाइनेशन रिएक्शन, फिर होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद आएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें डिकम्पोजिशन, कम्बाइनेशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर ही बेस्ड होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।